नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। एंड थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रीच आउट टू यू टू प्रोवाइड यू फ्री जुडिशरी कोचिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एविडेंस एक्ट, और यू कैन से नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो क्लास आप लोग देखेंगे अभी, ये वो इंट्रोडक्टरी क्लास है जो कि जिस्ट है पूरा एविडेंस एक्ट का, जो पूरा मर्म है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो है इस क्लास में। और आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ये वो क्लास है जब यहाँ पर विधि जुडिशियल एकेडमी में लाइव क्लास ली गई थी या फिर ऑफलाइन क्लास ली गई थी, वो क्लासेस हैं यहाँ पर ये। और इस क्लास में आपको जो किसी भी सब्जेक्ट को आरंभ करने से पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, वो क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू कैन नॉट मिस इट। बस सिर्फ इतना है कि पहले ये एविडेंस एक्ट के रूप में पढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे लेक्स फोरी का कॉन्सेप्ट हुआ, सब्सटेंटिव लॉज, प्रोसीजरल लॉज, एविडेंस का मीनिंग हुआ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो सेम ही रहेंगे। अभी नाम ही चेंज हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। साक्ष्य को पहले क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एविडेंस। सो आपको ये क्लास जरूर करनी चाहिए, और कभी भविष्य में जब हमारी बीएससी क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी विधि में, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी इस क्लास का आनंद लीजिए और इस क्लास का फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास। सो दिस इज एविडेंस एक्ट। अब है क्या एविडेंस एक्ट? देखिए, पहले आपको दुश्मन से अगर भिड़ना है आपको, है ना, तो यू मस्ट नो द वीकनेस, यू मस्ट नो द नेचर ऑफ दैट। कि भाई if you are going to confront with the China, you must know what are the powers, what are the weaknesses, what are the strength of China. If you are going to confront Pakistan, so you must be aware of that. इसी तरीके से सब्जेक्ट्स का होता है, इसी तरीके से सब्जेक्ट्स ऐसे हम लोग कोर्ट में करते हैं। एज पर द जुडिशियल ऑफिसर हमारा चेंज हो, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि भाई ये सबमिसिव है, यहाँ पे बड़े प्यार से बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसे बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही एविडेंस एक्ट की नेचर समझनी पड़ेगी आपको। Only then you can understand the evidence act, है ना। So please note down, very technical subject है, very important for your prelims, very important for your mains, and very important for your interview, and highly important for your practical point of view। चारों पॉइंट से prelims, mains, interview और प्रैक्टिकल जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्योंकि सिविल लॉ में अप्लाई होगा, क्रिमिनल लॉ में भी अप्लाई होगा, एवरीवेयर यू विल हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई दिस। हो सकता है आप आईपीसी को प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें एज एडवोकेट, बट यू विल हैव टू अप्लाई द एविडेंस एक्ट। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे इतने ज्यादा टेक्निकल होते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपको 15 क्वेश्चंस का मैनेजमेंट करना है ना, कि कहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक पोर्शन है आपका फैक्चुअल पार्ट मींस केस लॉज के नेम ऑफ द केस लॉज, मार्जिनल नोट्स ऑफ द सेक्शंस। तो ये तो आप डे वन से आप लोग, मतलब आज से ही ये काम शुरू कर देंगे सबके सब। व्हाट कि सेक्शन 1 टू एंड जितने भी मार्जिनल नोट्स हैं उनको रटना शुरू कर दीजिए कि व्हाट इज इन सेक्शन 60, 51, ऑल सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फ्रॉम हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सारी हेडिंग्स आपको रटी होनी चाहिए, पहला काम यही है। और टेक्निकलिटीज में क्या है, जहां जहां में आप टेक्निकल डरने की जरूरत नहीं है, जहां जहां से मैं कहूंगा बस उस पोर्शन को वैसे के वैसे ही हाईलाइट करना है। आप लोगों ने हाईलाइट करके वैसे ही पढ़ना है, नोट मोर देन दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं एविडेंस एक्ट। पहली बात देखिए, समझिए इस बात को, है क्या, बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। नो एज ए जज यू आर सपोज टू गिव सम एविडेंस, सम डिसीजन, कि आपको कोई डिसीजन प्रोनाउंस करना है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एट लीस्ट यू मस्ट बी नोइंग कि सपोज कीजिए आप गुंजन बंसल मैडम के पास पहुंचते हैं आप सब लोग कि मैडम आप चौधरायन हैं, आप यहाँ के सरपंच हैं, आप हमारा झगड़ा निपटा दीजिए। सो नाउ यू आर अप्रोचिंग ए जज, अप्रोचिंग ए जुडिशियल अथॉरिटी। सो नाउ व्हाट विल शी आस्क कि व्हाट आर द फैक्ट्स, है क्या बात। नाउ देयर विल बी two versions of this, है कि नहीं। facts alleged by one party and other will deny them, है कि नहीं है। एक पार्टी कुछ कहेगी, अदर पार्टी उसका अपोजिट कहेगी। now you will have to ascertain what exactly is right wrong, है क्या, to ascertain whose conditions are true,
किसकी बातें सही हैं। तो आपका एज ए जुडिशियल ऑफिसर, एज ए कोर्ट, व्हाट इज द टास्क? टू असरटेन द करेक्टनेस ऑफ और ट्रूथफुलनेस ऑफ द कंटेंशंस ऑफ द पार्टीज। जो पार्टी अपोजिट पार्टीज हैं, व्हाट दे आर एलिजिंग एंड व्हाट दे आर एडमिटिंग एंड व्हाट दे आर कंटेस्टिंग, उन सबको जज करना। एंड व्हाट इज द व्हाट वेयर इज द ट्रूथ लाइज, सच्चाई कहां पर है, उसको असरटेन करना है अपने एज ए जज। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसमें आपकी हेल्प करता है एविडेंस। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एविडेंस की। यू नीड इन सपोर्ट में एविडेंस की, भाई उनकी कंटेंशंस क्या है और क्या नहीं है। और इसी से आपका एक क्वेश्चन निकलता है कि क्वेश्चन में एविडेंस है, तो ये एविडेंस का मीनिंग कहां से आता है? इसका एविडेंस का मीनिंग कहां से आता है इसका? और इसीलिए आपका एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स से, फर्स्ट क्वेश्चन कि एविडेर का मीनिंग क्या है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। दिस इज व्हाट द टर्म एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एविडेर, एंड इसके मीनिंग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेर, एंड दिस इज व्हाट टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली, टू असरटेन और टू प्रूव। यहां से आपका क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का, प्लीज लिख लीजिए। द टर्म लैटिन टर्म एविडेर मीन्स, the Latin term evidere means option A to show clearly, option B to discover clearly, to prove, and option D all of the above। इसके मीनिंग से आपको पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से मिलेगा। यहां से आपकी शुरुआत होती है। बेसिक क्वेश्चन आपका, फैक्चुअल स्टोरी है, कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। नेक्स्ट उसमें आइए कि एक्चुअली है क्या ये, कि एविडेंस जो रूल्स है एविडेंस के, ये एग्जैक्टली पर्पज क्या है इनका। अब आप समझिए इस बात को। मैं आपको एक केस बनाता हूं इसमें। मैडम पुष्पा आई और उन्होंने अब एज ए प्लेंटिफ शी अप्रोच द कोर्ट में प्लेंटिफ अप्रोच करती है वो। नाउ उनका एग्जामिनेशन होना है, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। नाउ शी इज बीइंग एग्जामिन्ड एज द प्लेंटिफ, एग्जामिनेशन इन चीफ। नाउ उनसे पूछा कि व्हाट हैपेंड। उनका केस ये था, द केस वाज फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द मीन प्रॉफिट। व्हाट? पोजेशन ऑफ द, टू रिकवर द पोजेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी एंड आल्सो टू ऑब्टेन द मीन प्रॉफिट फ्रॉम द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। ये उनका केस था। अब उनसे कहा गया कि ओके मैडम, एक्सप्लेन व्हाट इज योर केस नाउ। नाउ शी स्टार्टेड, मैं जब छोटी सी थी, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते थे। सुबह जाते थे, दोपहर को आते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे, दिन रात मेहनत करते थे। फिर उन्होंने बिजनेस शुरू किया, साथ साथ में जॉब भी शुरू की, और दिन रात मेहनत करते करते उन्होंने एक मकान खरीदा। लेकिन हमें मकान पसंद नहीं आया वो। फिर हम वो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। वो जो प्रॉपर्टी डीलर गांव के दूसरे कोने में रहता था, वो जज साहब कहेंगे मैडम प्लीज कम टू द पॉइंट। व्हाई? बिकॉज अगर मैं ये सब लिखने लग गया एविडेंस इन एक्सेस, अगर मैं इन सबको एविडेंस इन एक्सेस को राइट डाउन करने लगूंगा तो आई विल बी कंफ्यूज, देयर विल बी कंफ्यूजन इन माय माइंड। मैं काम नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। मेरा जो काम है ascertaining of the truth, please help me in that। तो पुष्पलता will not help you because she is a very common girl, common personality। There must be certain rules of evidence। Why? Because यहां पर जज हैं आकाश झा, दूसरे जज हैं ये मैडम रवि वर्मा है, भाई साहब हमारे, है ना। तीसरा एनीवन रवि अरुण है, बहुत सारे जजेस बैठे हैं यहाँ पर हमारे। तो डिपेंडिंग हो सकता है जो रवि वर्मा है कहेंगे अच्छा पुष्पलता, अच्छा वो चौधरी साहब, ये उसकी कहानी में इंटरेस्ट लेने लग गए। तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द जजेस you may admit certain evidence, other may not admit that evidence। So there will be kiosk। So there must be certain rules, fixed rules कि what kind of evidence should be given, what kind of evidence should be admissible, what are the criterias for proving a document, what are the criterias for taking the direct evidence, and what should be the value of the expert opinion। So there must be certainty regarding the proof or disproof of the facts of the case। So therefore basically in keeping in view in certainty what is the object of the rule of evidence, you please read this slide। The object of rule of evidence
is to help the courts to ascertain the truth, to avoid the confusion in the minds of judges which may result from admission of evidence in excess. अगर आप excess evidence को admit करेंगे तो that may lead to confusion and that may hamper the ascertainment of the truth. इसीलिए जो एविडेंस एक्ट है इनका बेसिकली क्या है कि अवॉइड द कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ जजेस. इफ यू आर एडमिटिंग एविडेंस इन एक्सेस मींस मोर देन रिक्वायर्ड, अगर आप ऐसे तथ्यों पर एविडेंस एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे which you should note, then basically what will happen, the mind of the judges will be confused and you will not reach the exact or proper decision. Therefore you can say the main object of the rules of evidence is to help the courts to remove the confusion in the minds of, और यहीं से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आएगा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, उसी अप्रोच से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि बेसिकली एविडेंस के जो रूल्स है वो हमने बनाए क्यों हैं. उनका पर्पज ये है कि सब कुछ छलनी कर दिया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सभी की, सभी कोर्ट्स के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड फॉर दैट. तो प्लीज लेट मी नो अगर यहां तक समझ में आया नहीं आया किसी को. सो मेन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, प्रिवेंटिंग इनडिसिप्लिन इन द एडमिशन ऑफ द एविडेंस. ओके, यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट. तो सो फार मैंने ये बताया आपको केवल फॉर ए जज, इफ यू वांट ए जज टू गिव ए साउंड डिसीजन, if you want a judge to give a sound decision, that he must have the knowledge of true facts. He must have the true knowledge of facts, and for that purpose he must be having the evidence. Only through evidence he can have the true facts, knowledge of true facts, and only then he can give the sound decision. And this word evidence is derived from the word evident or evidere, which has been derived, which is a Latin term. So from this slide you can expect one question, and जो मैंने बताया है आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन कम्स the nature, what is the nature of the evidence act, and basically you should read it this is basically a procedural act, basically is a procedural act, but it has overtones of substantive law as well. What this is the correct line when you have to define the what is the nature of evidence act. So you will have to say basically it is a procedural act. Now please write down this. Evidence act is option A, procedural act. Option B, basically a procedural act having overtones of substantive law. Option C, substantive law as well as procedural law, and D, adjective law. अब बताइए क्या है. दैट इज द आंसर इज बी. अब आगे बढ़ते हैं, ये क्यों कहा गया, क्यों बात आई. एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, लॉ ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ. देखो क्या बात कहती मैंने आपको, व्हाट आई हैव सेड, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 शब्द लिखे अलग अलग, ध्यान रखना. वन इज लॉ ऑफ एविडेंस, सेकंड इज सब्सटेंटिव लॉज, एंड थर्ड इज प्रोसीजरल लॉ. इन तीनों के मीनिंग को समझिए, इनके नेचर को समझिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं. आपको क्या है देखिए, इट इज द मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज, आप जानते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है. दिस इज लॉ एज ए सिस्टम ऑफ रूल्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू व्हाट, 2 कैटेगरीज, यू नो इट, सब्सटेंटिव लॉ एंड द प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर एंड पर्पस यू कैन डिवाइड द लॉज इनटू 2 कैटेगरीज, सब्सटेंटिव लॉ एंड द प्रोसीजरल लॉ. सब जानते हैं इस बारे में. सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, इट डिफाइंस योर राइट्स, इट डिफाइंस योर ड्यूटीज, it defines your obligations, liabilities, it defines offenses, it prescribes its punishment. You know it very well. For example, Indian Succession Act, Hindu Marriage Act, Law of Contract, IPC, sale of goods, and so on. There are so many substantive laws. And then comes the
प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉ क्या करते हैं? These are the laws which prescribe the application of the substantive laws. Mode by which the application of the substantive law is regulated. Apply कैसे करेंगे? For example CRPC। तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, है ना। तो ये मैंने आपको बताया, हल्के फुल्की बात बताई आपको, सब्सटेंटिव लॉ और इसकी सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, है कि नहीं है। लेकिन विद इन प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ बताया आपने, सब्सटेंटिव लॉ कौन सा हुआ? विच इज डिफाइनिंग योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बेसिकली, और इफ इट इज ए पेनल लॉ विच इज डिफाइनिंग एन ऑफेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय द कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट डू यू मीन बाय द थेफ्ट, it will be decided as per the IPC which is a substantive law। तो IPC क्या कर रहा है? It is only defining the offense and it is only the prescribe the punishment, define what is the murder and what is the punishment, section 302, ठीक है। But how the culprit should be arrested, how he should be produced before the court and what the procedure should be followed by the courts, वो अप्लाई कैसे होगा? अगर हमें यह आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो श्रेयांश गौड़ है, ही इज द किलर, ही इज द मर्डरर, इज इट सफिशिएंट? इसकी बात इससे आगे बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप डिफाइन कर दें कि ये ऐसे, अरे अरे वो कोने में वो तो चोर रहता है, अच्छा उस कोने में वहां तो वो मर्डर रहता है, अच्छा उससे अगली लाइन में हैबिचुअल ऑफेंडर रहता है, तो यू आर जस्ट व्हाट गिविंग देम ए नेम प्लेट कि आई एम मर्डरर श्रेयांश गौड़, आई एम ए चिंदी चोर अरुण, दिस दैट। बट what is important that you should have some mechanism to get them punished। उनका पनिशमेंट कैसे मिलेगा, उसका तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको यानी कि how that substantive law can be applied, and for that purpose you need some kind of procedural law। and वो क्या है? for example आपको दे चुका हूं, this is what a CRPC लाइक है कि नहीं है। सीआरपीसी में आप सब कुछ पढ़ते हैं, अरेस्ट प्रोसीजर, सीजर प्रोसीजर, ये सब ये। लेकिन विद इन उसमें, विद इन प्रोसीजर लॉज, विद इन आप समझिए इसमें जो प्रोसीजर लॉज है इनको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप। द प्रोसीजरल लॉज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, समझे कैसे? देयर आर रूल्स डीलिंग विद वेरियस प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। नंबर 1, एक वो है जो क्या फॉलो कर रहे हैं कि द लॉ इज ओनली प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे सीआरपीसी इज इट यू प्रोवाइडिंग द प्रोसीजर कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द अरेस्ट, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच मस्ट बी टेकन बाय द पुलिस बिफोर अरेस्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट, how the investigation should be carried on, how the trial will go on। so this is what the rules followed by the agencies, machinery of the criminal justice। एक दूसरा क्या, वो सीपीसी में आ जाइए, वो सिविल लॉ में हो गया। सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रोसीजरल लॉ, एक तो ये हुआ, ये कौन सी देखिए पढ़ी ढंग से क्या है, दिस इज व्हाट डीलिंग विद व्हाट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाना है। एक कैटेगरी कौन सी हुई, किसकी, प्रोसीजरल लॉज की। प्रोसीजरल लॉ की पहली कैटेगरी हुई ये, और दूसरी कैटेगरी हुई सेकेंडली मोड ऑफ द प्रूफ। मोड ऑफ द प्रूफ, ऐसे नियम जो किसी फैक्ट्स के, राइट्स के, ड्यूटीज को, लायबिलिटीज को आपने प्रूव कैसे करना है, मोड ऑफ प्रूफ। What is the mode of proof? That is dealt by the Evidence Act। समझ रहे हैं आप ये? So basically you will see the procedural acts can be divided into two categories, number 1 and number 2। it is first is dealing with the procedures to be followed by the court of law, example is CRPC, and other is dealing with the mode of proof of the facts, and that is the example of evidence is the example of this। This is the division of laws into, ये कैसे हुआ, ऐसे समझिए, laws into substantive law
प्रोसीजर लॉ, अगेन दीज आर डिवाइडेड, जिसका एग्जांपल मैंने सीआरपीसी, सीपीसी और यहाँ एविडेंस के रूप में दिया। ये क्या है? मोड ऑफ प्रूफ, मोड ऑफ प्रूफ को डील करता है, ये प्रोसीजर ऑफ कोर्ट को फॉलो करता है। तो आई होप कि ये डिवीजन आपको अब समझ आया होगा। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दिस, आप कहेंगे बहुत बेसिक है, और इन्हीं बेसिक से कई बार आपको क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से मिलेंगे, इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग में, इन्हीं को ट्विस्ट करके इस तरीके से। तो डोंट फॉरगेट ऑल दीज थिंग जो मैंने आपको समझाया है, नोट इवन ए सिंगल लाइन मिनिमम कीजिए, और लेकिन उसको बहुत एक्सलेंट तरीके से कीजिए कि बस उसको कहते हैं ना, हम भाषण फोड़ देंगे, एग्जाम को फोड़ देंगे, बस आ जाए एक बार वहां से, वो स्प्रेड्स होनी चाहिए हम लोगों की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, प्लीज लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया। एविडेंस एक्ट इज ऑप्शन ए लैक्स फोरी, ऑप्शन बी लैक्स लोकी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। समझे, यहां से क्वेश्चन आता है। तो आंसर इज एविडेंस एक्ट इज लैक्स फोरी, दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन। अब इसका मतलब समझ लीजिए है क्या एग्जैक्टली। तो इसका मतलब समझने के लिए आपको पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं पहले, फॉर एग्जांपल। सो प्लीज सी दिस, देयर इज एन ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन ए कंपनी ऑफ इंडिया, दिस इज कंपनी ऑफ इंडिया, एंड एक्स द कंपनी ऑफ इंग्लैंड, and the contract was entered at France. So India इंग्लैंड की कंपनी हो गई, और कहां कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने? फ्रांस में जाके कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने। समझ आ रही है आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन देम, देयर इज डिस्प्यूट एंड दे सू इन इंडिया। समझे आप? इतना समझ लीजिए आपके पास, ऐसे समझिए बस। एक कंपनी ऑफ इंडिया, एक्स कंपनी ऑफ इंग्लैंड, एंड देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड एट फ्रांस। सो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द फ्रांस, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉज फ्रांस। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कहां पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। झगड़ा जो हुआ, आपने सू कहां किया है? प्लेस ऑफ सू इंडिया। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, इंडियन कोर्ट्स में अब सूट दायर हुआ। नाउ यू वांट टू से, सपोज ए इज द प्लेंटिफ एंड एक्स इज द डिफेंडेंट इन दिस केस। नाउ एक्स सेज दैट सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन, दिस इज टाइम बार्ड सूट। समझ रहे हैं बात? कि अगर आप हमारा इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से ये सूट टाइम बार्ड हो चुका, फ्रांस के कानून के हिसाब से ये सूट टाइम बार्ड हो चुका। ए कहता है लेकिन इंडियन कोर्ट्स, इंडियन लिमिटेशन के हिसाब से ये सूट टाइम बार्ड नहीं हुआ। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, विच लॉ शुड बी अप्लाइड, वेदर इट शुड बी द फ्रेंच एविडेंस एक्ट, whether it should be the English French Act, whether it is the Indian French Act, whether it should be the Indian Limitation Act, French Limitation Act और English Limitation Act। कहां का कानून यहां पर लागू होगा? आप समझ रहे हैं? एक कंपनी इंडिया की, एक कंपनी इंग्लैंड की, प्लेंटिफ डिफेंडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ए थर्ड कंट्री, नाउ दे आर सुइंग, दे आर लिटिगेटिंग इन इंडिया। So now यहां पे you have to decide which law will be applicable in this case। तो इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं, वेदर इसी पे डिपेंडेंट है हमारा क्वेश्चन, लैक्स लोकी और लैक्स फोरी। तो मुझे यह इतना बताइए, प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, इसके अगली कहानी में समझाता हूं, सॉल्यूशन पर आऊंगा मैं, बट डिड यू गेट द प्रॉब्लम और नॉट? इतना बताइए मुझे बस, फास्ट प्लीज। चलिए अगर आ गई है सबको तो मैं आगे समझाता हूं अभी। नाउ लैक्स फोरी का मतलब समझिए भी, है ना? लैक्स फोरी का मतलब होता है द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर डिस्प्यूट इज बीइंग एडजुडिकेटेड बाय ए कोर्ट। समझे?
लेक्स फोरी की जो टेक्निकल डेफिनेशन वो ये है, इट इज द लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द फोरम कहते हैं इसको, कि जहां पर जो कोर्ट है, द कोर्ट विल अप्लाई इट्स ओन लॉ विच इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इट। जैसे इंडियन कोर्ट है तो इट विल अप्लाई इंडियन लॉ। तो वेयर इज द सूट? द सूट इज बीइंग फाइल्ड इन द इंडिया, देयरफॉर इन इंडिया द एविडेंस एक्ट विल बी फॉलोड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट। सिमिलरली हियर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट विल बी फॉलोड because both are considered to be lex fori, means the उसी का कानून जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जो इंडियन कोड इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कोड इंडियन लिमिटेशन एक्ट, तो thus the limitation will be decided as per the Indian limitation act. And now if there are questions like this, what that this is, you please read the slide. If this is the question, if this is the question, whether a writer is competent or not, है ना, समझे, whether a certain competent witness or not, whether certain facts required to be proved by writing or not, these are the questions of evidence, कि क्या किसी व्यक्ति को कोई लेखक competent है या नहीं है, whether a certain fact requires to be proved by writing or not, कि जो फैक्ट प्रूव करना चाह रहे हैं, सपोज दे वांट टू प्रूव ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको राइटिंग से ही प्रूव करना पड़ेगा या इसको ओरली भी प्रूव कर सकते हैं, ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, या ये क्वेश्चन हो सकता है वेदर इज सर्टेन एविडेंस प्रूव से फैक्ट और नॉट, ये प्रूव माना जाए या नहीं माना जाए। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं विच आर रिलेटेड टू द मोड ऑफ प्रूफ ऑफ ए फैक्ट, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, ऑल these should be decided by the law of the country, उस देश के कानून से। कौन से देश के कानून से? वहां पर where the question arises, जहां पर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे इंडियन कोर्ट में आपने सूट फाइल किया तो द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड इन इंडियन कोर्ट्स, या where remedy is being enforced, कि plaintiff is seeking remedy from what? From which court? Indian court. Okay, so Indian court will apply the Indian Evidence Act. लेकिन on the contrary, अगर यही सूट had this suit be filed in the England, therefore things would have been different, then English evidence would have been applied, English Limitation Act would have been applied. तो ये होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लेक्स फोरी। समझ में आया नहीं आया? फिर मैं आपको कुछ स्लाइड्स पर बताता हूं। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ एविडेंस इज व्हाट? लेक्स फोरी, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द फॉरेन। ऐसा लॉ विच गवर्न दी कोर्ट्स, जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं उस कानून को हम बोलते हैं लेक्स फोरी फॉरम, ये लेक्स फोरी बोल सकते हैं। और इंडियन एविडेंस की जो नेचर है वो लेक्स फोरी की है। और ये आपका प्रीलिम्स का बहुत प्रिय क्वेश्चन है, वेदर लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी और नॉट। तो आई बिलीव कि अब आपको समझ में आया होगा। ये इंडियन कोर्ट विल अप्लाई इंडियन लॉ, and also don't forget this is the question for your prelims as well, law of limitation is also lex fori, Indian evidence lex fori, Indian, ये सब कर लेंगे आप लोग। तो आई होप कर लेंगे आप सभी। आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लेक्स लोकी। सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट आई हैव गिवन यू, इस एग्जाम्पल में जो राइट्स है उनके, जो कॉन्ट्रैक्ट की इंटरप्रिटेशन होगी, है ना, that shall be governed by the French contract law, contractual law, क्योंकि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट was entered in France, therefore the French Contract Act will be applicable in the interpretation of that contract act. So these are the few things। यहां से आपको किसी को बहुत कम मन हो दिमाग लगाने का कि नहीं पढ़ना ज्यादा, तो इतनी सी बात रट लीजिए, वहां से भी काम चल जाएगा। एविडेंस एक्ट इज व्हाट? लेक्स फोरी, लिमिटेशन एक्ट लेक्स फोरी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्स लोकी। इन तीन बातों को रट लीजिए, उद्धार तब भी हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, क्योंकि बेसिक्स हैं, उसके बाद तुम भागेंगे। तो आई होप, आई बिलीव कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हिस्ट्री। छोटे से एक दो क्वेश्चन है यहां से, इनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट बुक ऑफ एविडेंस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए वाज रिटन बाय चीफ
बैरन गिलबर्ट। पी फॉर प्लिम्स लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आपका, है ना। तो दिस इज व्हाट चीफ बैरन गिलबर्ट। तो दिस फर्स्ट इस यहां से क्वेश्चन आता है, हु इज द राइटर ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ ऑन एविडेंस। इट इज बैरन गिलबर्ट एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1756। कब? 1756 में, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। उसकी मृत्यु के 30 साल बाद, 30 साल बाद ये बुक छपी थी। इनके साथ है बैरन गिलबर्ट, समझे। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। कई बार मन करता है एग्जामिनर का, यार बहुत छोटी सी बात पूछ के देखते हैं इनके साथ, है ना। बाकी सब तो आता ही है इनको, कुछ इतिहास का पता है या नहीं है। लेकिन मैं आपको सेफर साइड करा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मेरी पूछिए, जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, मैं सब इन डिटेल में नहीं गया। अपनी तो 1 घंटे में एविडेंस खत्म, बस जय हिंद। स्टाइल दूसरा था, लेकिन वो खुद के पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, जब हम पढ़ाते हैं तो स्टाइल अलग होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। Along with the reforms in English law in India too, याद करिए 30 various reforms were introduced and between 1835 and 1853 a series of acts were passed by the Indian legislature and उसी में उन्हीं रिफॉर्म्स में से निकल कर आया इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस। एंड दिस इज दी सर जेम्स स्टीफन का नाम मत भूलना भाई, पी की पावर इंफिनिटी, इतनी इंपॉर्टेंस है, समझे। फाइनली ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय होम, सर जेम्स स्टीफन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल 1871। पी फॉर प्रीलिम्स यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड दिस एक्ट वाज ड्यूली इनेक्टेड इन 1872। इट इज द प्रेजेंट एविडेंस एक्ट। तो हु इज द ड्राफ्टर, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहां से क्वेश्चन आता है, सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन हैज रिटन दिस इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये ईयर्स, it was introduced in the council in 1871 and it was duly enacted in 1872। यहां से भी आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो 3-4 प्रीलिम्स से क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिक कराए आज यहां पर। ये तो ये तो हुए आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट, हिस्ट्री, नेचर। अब आएगा आपका बेसिक पार्ट, दैट इज व्हाट द बेयर एक्ट। सो दोस्तों, कैसे लगी क्लास आपको ये? देखिए, इस क्लास में जिन जिन पॉइंट्स को मैंने समझाया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल यूज में बहुत काम आने वाले हैं। तो इग्नोर मत कीजिएगा, उन सभी पॉइंट्स के नोट्स ज़रूर बना के रखिएगा और उनको रिवाइज करते रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले रीड करना, अंडरस्टैंड करना, फिर लर्न करना, फिर रिवाइज करना, फिर प्रैक्टिस करना। ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जो कि आप कर रहे होंगे, बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भेजिए। आप उनमें सजेशन भी भेज सकते हैं हमें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, हम उनके बेस पर अपने को और आगे अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि आपको हमारा विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। आपको हमारी वेबसाइट vidhijudical.com पर जरूर विजिट करना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।